अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने चेबीशेव्स इनइक्वालिटी का पढ़ा। उससे पहले हमने मोमेंट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, मोमेंट्स जो हैं, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। ठीक है, कि ये जो कोई हम बेसिकली हम एक फंक्शन के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं कि जो मोमेंट्स को जनरेट करता है। ठीक है, ये हमने बेसिकली पढ़ना है, यानी कि फंक्शंस किस तरह के होंगे, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होंगे। तो मोमेंट्स जैसा कि हमने पढ़ा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट रीजन जो था वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, जो कि मीन म्यू हम कहते हैं उसको, और वो मीन होता है। और इसी तरह अबाउट मीन अगर ऑब्वियसली ज़ाहिर है तो ये मीन है, तो अबाउट मीन क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेकंड जो मोमेंट है वो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर होता है, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्केयर अबाउट मीन होता है। इसी तरह से थर्ड वन है, फिर फोर्थ वन है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन है। इसी तरह से ये जो सेकंड वेरिएंस है ये अबाउट जो हमारा मोमेंट है ये अबाउट मीन जो है, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन जो है वो हमारे पास वेरिएंस है, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्यूनेस है और कुर्टोसिस है। बेसिकली ये दो न्यू टर्म्स हैं। स्क्यूनेस के बारे में शायद मैंने थोड़ा सा पहले आप लोगों को बताया था। हम इसको भी डिटेल से भी देखते हैं कि इन दो टर्म्स का क्या मतलब है। अभी फ़िलहाल मैं इसका आपको सिर्फ फार्मूला बता रही हूँ कि स्क्यूनेस जो है, अगर हमने रैंडम वेरिएबल्स की स्क्यूनेस फाइंड करनी है, जैसे हम वेरियस फाइंड करते थे, तो वेरियंस तो हमारे पास सिंपल जो था वो सेकंड मोमेंट था अबाउट मीन। लेकिन स्क्यूनेस जो है वो हमारे पास बेसिकली थर्ड मोमेंट अबाउट मीन है, डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यूब। ठीक है, सिग्मा क्यूब से इसको हम डिवाइड करते हैं, फिर ये स्क्यूनेस का जो है वो फार्मूला कंप्लीट होता है। इसी तरह से कुर्टोसिस जो है उसमें आपके पास फोर्थ मोमेंट है अबाउट मीन, डिवाइडेड बाय सिग्मा 4, सिग्मा की पावर 4। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट मीन्स हैं। अब हम देखते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है। जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि मोमेंट्स को जनरेट करेगा। कोई से भी कितने भी हम मोमेंट्स ले सकते हैं, 1 से n। इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इसको जो है वो कैपिटल एम जी एफ भी लिखते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, या सिर्फ कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए लिखा है कि इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ई की पावर टी एक्स की। ठीक है, और डिस्क्रीट का जब केस होगा तो ये समीशन होगा ई की पावर टी एक्स पी ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स भी यहाँ लिख सकते हैं। बेसिकली पी ऑफ एक्स लिखने का मतलब यही था कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ज़ाहिर है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर जब कंटिन्यूस का केस होता है तो ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। अदरवाइज हम तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स ही यूज़ करते हैं, तो वो हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन 6 है, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स वेयर इट एग्जिस्ट इज गिवन बाय एम। देखिए मैंने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये बात है कि इस ये फंक्शन हर रैंडम वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करे या ना करे, मतलब ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तो ये एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये इसका ये फार्मूला है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, अगेन वही कि समीशन एक्स ई की पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स, जब एक्स जो है वो डिस्क्रीट होगा और जब कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए ये फार्मूला है। और यहाँ पे जो टी वेरिएबल है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम जो टी की वैल्यूज़ जिनमें इंटरेस्टेड हैं वो नेबरहुड ऑफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के नेबरहुड में जो टी की वैल्यूज़ हैं उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को अब हम देखते हैं कि ये ई की पावर टी एक्स जो है बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है, अब हम जब हमने इस फंक्शन को, क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि हम इस फंक्शन को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों कहते हैं। अब किस तरह से अब हमें नज़र आएगा कि वाकई ये जनरेट कैसे करेगा मोमेंट्स को जनरेट। तो अब हम ई की पावर एक्स जो हमने लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ई की पावर टी एक्स है, हम इसकी मैक्लॉरन सीरीज जो है एक्सपेंशन उसको लिख लेंगे। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 + टी एक्स टी स्क्र एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी तरह से ये
जो है टू इन्फिनिटी ये चलती है, ठीक है। तो आप लोग इससे फेमिलियर हो गए टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज से, इसीलिए हमने इसको अबाउट द ओरिजिन लिया है मैक्लॉरेन सीरीज को। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि डिस्क्रीट का जो केस है उसमें हम अगर हमने जो फार्मूला लिखा हुआ था उसमें अपने इस फार्मूले में जो डिस्क्रीट के लिए हमने लिखा था उसमें ई की पावर टी एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें तो फिर हम इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये हमने ई की पावर टी एक्स की जगह ये वाली पूरी सीरीज लिख दी है, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन जो हमने ई की पावर टी एक्स की जगह लिखी थी वो हमने यहाँ पे उसको पुट कर दिया है। और इसको सिंपली हम जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो जैसे ये फर्स्ट वन है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सबका जितना भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सम है, ठीक है, जितनी भी आपकी एक्स की वैल्यूज हैं। तो ऑब्वियसली ये वन होता है, आपको पता है। और अगर आप इंटेग्रल में भी देखते हो तो ज़ाहिर है एरिया अंडर द होल कर्व जो आपके पास वो आता है वो वन आता है। इसी तरह से जो सेकंड है उसमें आपके पास टी, आप ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपने एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया, समीशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। और एक्स एफ ऑफ एक्स जो बेसिकली ये जो आपके पास चीज़ है ये आपके पास म्यू है। इसी तरह से आप बाकी भी इसी तरह से करोगे, जिसको आप म्यू को म्यू प्राइम भी कह देते हो, म्यू वन प्राइम। तो जो कि फर्स्ट जाहिर है मोमेंट है अबाउट मीन, तो उसको हम सॉरी अबाउट ओरिजिन, तो उसको जाहिर है हम मीन कहते हैं। तो इसी वजह से हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसी नेक्स्ट भी इसी तरह से जो है समीशन एक्स एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या म्यू टू प्राइम होगा। और सिमिलरली इसी तरह से सोना आप चलते जाएंगे। और ये जो आपने एक टर्म लिख लिया आर टर्म, तो ये आपके पास जो है वो म्यू आर प्राइम होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो कि ज़ाहिर है अगर आप कोफिशिएंट ऑफ टी आर ओवर आर फैक्टोरियल का कोफिशिएंट जो देखते हो वो क्या आपके पास आ रहा है, म्यू आर प्राइम आ रहा है, जो कि आर्थ मोमेंट होगा अबाउट ओरिजिन। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन ये है कि ये जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है ये यूजफुल क्यों है। इसके बेसिकली दो रीज़न है। पहली बात तो ये कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो आपको तमाम मोमेंट्स दे देता है एक्स के बजाय ये कि आप एक एक को कैलकुलेट करो, जो कि बहुत ही लेंथी टास्क है। आपको अगर एक जो है वो रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाती है और आपने सिर्फ उसको उसका जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आप उसका फाइंड आउट कर लोगे, तो उससे आपको आपने कोई भी मीन निकालना होगा, आप फटाफट बता सकते हो कि इसका ये मीन है, ठीक है, सॉरी इसका ये मोमेंट है। क्योंकि आपकी जो सीरीज़ है उसमें आपने जस्ट अगर आपने फर्स्ट करना है तो फर्स्ट ज़ाहिर उसकी टर्म, इसी तरह सेकंड थर्ड थर्ड जो है आप लोग उसको देख सकते हो कि वो किस तरह से हैं। ज़ाहिर है वन वाला तो ज़ीरो ऑब्वियसली होगा ना, उससे नेक्स्ट वन जो है वो वन के लिए, फिर सेकंड के लिए, इस तरह से। और दूसरी इसकी बात ये है कि अगर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो आपकी अगर वो एग्जिस्ट करे तो फिर वो यूनिकली डिटरमन करता है जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल की। क्योंकि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स की सेम उनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगी, ठीक है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो तो वो सेम जो है वो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, अगर उनका सेम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये कि मतलब जाहिर है कि अगर आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड कर लेते हो किसी रैंडम वेरिएबल का तो फिर इसका मतलब है आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड कर लोगे, ठीक है, आपने कर लिया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फाइन। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका कोई भी मोमेंट जेनेटिक फंक्शन वैलिड कब होगा। आपने जब उसको चेक करना है आपने उसकी फर्स्ट टर्म के लिए t इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए अगर आप पुट करते हो उसको, तो अपना जो भी फंक्शन होगा मोमेंट जेनेटिक फंक्शन उसमें अगर t की वैल्यू ज़ीरो के लिए पुट करोगे अगर तो वो वन देगा तो फिर वो आपका मोमेंट जेनेटिक फंक्शन वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। अब आते हैं वो जो दो टर्मिनोलॉजीज जो मैंने यूज़ की थी, एक थी स्क्यूनेस और दूसरी थी कर्टोसिस। स्क्यूनेस बेसिकली मेजर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। आप लोगों को सिमेट्री से सभी फेमिलियर हो गए, ठीक है। कोई भी डायग्राम आप लेते हो या कोई भी ग्राफ है आप उसमें देखते हो कि दोनों साइडों पे सिमेट्री आनी चाहिए, कोई भी ग्राफ बना रहे हो तो बेसिकली जो स्क्यूनेस है वो लैक ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। ऑब्वियसली स्क्यूनेस के उससे वर्ड से ही ये शो हो रहा है।
तो और आपका अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा सेट जो है वो सिमेट्रिक होगा, अगर वो तब सिमेट्रिक होगा अगर वो मतलब लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो भी सेंटर पॉइंट है उसके लेफ्ट और राइट साइड पे उसकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी एक जैसा वो दिखाई दे रहा होगा, तो वो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होगी। और जो कोटोसिस है, कोटोसिस बेसिकली शार्पनेस है आपकी जो पीक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, उसकी शार्पनेस है। अगर आपकी बेसिकली ये एक मेजर है वेदर द डाटा आर हैवी टेल्ड और लाइट टेल्ड relative to the normal distribution। अब ये हैवी टेल्ड और लाइट टेल्ड क्या जो है इन टर्म्स का क्या मतलब है। हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली टेल से आप लोग आपने ग्राफ जब बनाते हो, ठीक है, तो ये ग्राफ में जब आपकी ये जो चीज़ है ये आपकी टेल होती है, ठीक है, ग्राफ की टेल होती है, सॉरी। तो अगर जो है आप जब ग्राफ बनाते हो, आपकी ग्राफ की जो टेल बानी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सारे रैंडम वेरिएबल की कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका आपने ग्राफ बनाया है, अगर उसकी टेल जो है वो हैवियर होगी एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो फिर आप उसको हैवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। उसका मतलब क्या है कि हैवी टेल होने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन की हैवी टेल्ड होगी वो ज़ीरो की तरफ जो है वो बहुत स्लोली जाएगा, लेकिन एज कंपेयर टू जो है वो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और लो टेल्ड वही है कि अभी यहाँ पे देखें, ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ, ये जो है ई की पावर एक्स की लाइन है, और ये जो आपके पास सेकंड ये जो लाइन जा रही है ये आपके पास हैवी टेल्ड है, ठीक है। ये ज़ीरो को ज़्यादा फास्टर अप्रोच कर रहा है, और ये इस पे चूंकि ये बहुत जो है ये देर से जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, इसकी स्लो है ज़ीरो को अप्रोच करने की जो मतलब है। और सेकंड लाइट टेल की बात कर लें, लाइट टेल में यही है कि जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो थिनर होगी, ठीक है। हाँ, और ये ऑब्वियसली ये थोड़ी सी यहाँ पे इसका मतलब यही है कि यहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये हैवी टेल्ड है। और जो आपकी लाइट टेल्ड होगी वो थिनर उसकी टेल्स होंगी, मतलब ये थोड़ी बारीक होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे तो पेन से तो उस तरह से नहीं बन सकी, मैं इसके इमेजेस आपको सेंड कर देती हूँ कि किस तरह से ये बेसिकली नज़र आती हैं। तो ये बेसिकली जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो थिनर टेल होती है, और ये ज़ीरो को मच फास्टर अप्रोच करती है एक्सपोनेंशियल की निस्बत। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं।